नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा सरकार ने लोगों के संविधान, श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं स्मार्ट सिटी और विकास कार्यों को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि स्मार्ट सिटी और एक्सप्रेसवे के विकास के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। देश के प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड का उद्घाटन करके गए थे, दूसरे दिन ही वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ढह गया था। और गंगा एक्सप्रेसवे में भी आपने देखा होगा कई जगह कमियां बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही हैं। और ये जो दो प्रदेशों को और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो बना है दिल्ली से देहरादून, उसमें दिखने को आया कई गड्ढे हो गए, सुरक्षित नहीं है एक्सप्रेसवे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। इनके हर पॉलिसी, हर कार्यक्रम भ्रष्टाचार और जेब भरने के लिए होता है। उत्तर प्रदेश के औरैया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ अवैध मिट्टी खनन का खेल बेखौफ तरीके से चलता नजर आ रहा है। शहर की ऊनपुर रोड पर मिट्टी से भरे ट्रैक्टर खुलेआम फर्राटे भरते दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन वाहनों पर न तो किसी कार्रवाई का डर दिख रहा है और न ही प्रशासन का कोई खौफ। वायरल हो रहे वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किसकी अनुमति से एक क्षेत्र में मिट्टी खनन किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर कब कार्रवाई करेंगे? फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैनपुरी में भू माफियाओं के खिलाफ अधिवक्ताओं का गुस्सा खुलकर सामने आया है। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने भंसरौली ग्राम प्रधान यशपाल उर्फ अजय पाल समेत कई लोगों पर सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। आरोप है कि वर्ष 2014 में सांसद निधि से बने यात्री प्रतीक्षालय को भी आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य पर स्टे लगाए जाने के बावजूद अवैध निर्माण जारी रहने का दावा किया गया है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम भुगांव पर भी भूमाफियाओं से मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं शिकायत करने वाले अधिवक्ता को ही 47,333 रुपए का नोटिस भेजने पर अधिवक्ताओं ने इसे प्रशासन की दबाव बनाने की कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहा अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार ने। अपना क्या मामला है? डीएम और एसपी साहब के यहाँ अधिवक्ताओं के साथ आए हैं इकट्ठे होकर। मेरा एक जो है अवैध रूप से जो है भूमाफिया जो गांव के प्रधान सम्मिलित होते हुए 6-7 लोग जो है उसमें यशपाल और अजयपाल ग्राम प्रधान भैंसरौली, उसका भाई दिनेश यादव और उसके लड़का हुकुम सिंह यादव और जो है उसके 4-5 लड़के और अरिजीत सिंह यादव और नीतेश यादव और एक मयंक, ये सब मिलके जो है सर जो है एक जो है पब्लिक यूज की मैंने 2014 में उस जगह पे जो है प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया था सांसद कोटे से। यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, उसको आधा उन्होंने तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद जो है 19/1/26 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस पर जो है कोई भी निर्माण कार्य या जो है सारी चीज़ों की रोक लगाई गई थी। उस आदेश की कोई कंप्लायंस नहीं हुई। उस समय फोटो भी लगाया था, तब न्यास खुद रही थी। आपका क्या मामला है जो ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? हम लोगों ने, मेरा ज्ञापन ये है कि मेरे विरुद्ध जो है प्रशासन दबाव बनाने के लिए जिला प्रशासन जो है नोटिस दिया है 47,333 रुपये का कि आप जो है ग्राम समाज की जमीन निर्माण की मकान बनाए हुए हैं, मेरे नाम से दिया है और जो है दबाव बनाने के लिए इस कार्रवाई को मैं ना करूं क्योंकि पूरा निर्माण हो चुका है। प्रशासन का पूर्ण सहयोग है, उसमें विशेषकर एसडीएम भोगांव जो है उस प्रकरण में जो है जानबूझकर जो है अवैध निर्माण जारी कराए हुए हैं। मुलजिमानों से, भूमाफियाओं से मिलके अवैध कब्जा किया जा रहा है, उस पर लेंटर डालने की तैयारी है। इसलिए मैंने कहा जो 19/1 का ऑर्डर का स्टे के दौरान जो है पूरा निर्माण कार्य हुआ है। मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि वो जो है इस निर्माण कराए गए स्टे के दौरान निर्माण को ध्वस्त कराया जाए और जिन लोगों ने निर्माण किया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां आम की खुशबू महकने वाली है। 3 से 5 जुलाई तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी आम महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा।
इसकी जानकारी प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों के 800 से अधिक प्रजातियों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश ने आम पल्प निर्यात में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश से 3,563 मैट्रिक टन आम पल्प का निर्यात हुआ है, नया रिकॉर्ड, जिसकी कीमत 12 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आम किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। फलों की कीटों से बचने के लिए 1 करोड़ 50 लाख फ्रूट कवर बैग वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 61.96 लाख मैट्रिक टन उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश देश में आम उत्पादन में पहला स्थान पर बना हुआ है। हो रही ये बात मैं नहीं मानता हूँ। कहीं जा पा रहा होगा, कहीं नहीं जा पा रहा होगा। कहीं आम इतनी बड़ी, जो भारत में सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें किसी बाग में 100 आम अच्छे होंगे तो 2 आम खराब भी हो सकते हैं। ऐसी ये प्रकृति की देन है। कभी कभार जैसे अपनी बारिश कम हुई है तो आम थोड़ा प्रभावित हुआ है, थोड़ा छोटा हुआ है, थोड़ा कोई और अवगुण हो सकता है। तो दूसरे देशों में जो हमारे किसान भेज रहे हैं, उस देश की आशा के अनुरूप भेज रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई कमी निकल आई हो। लेकिन मेरे राज्य का पूरा आम उत्पादन खराब है, यह प्रश्न चिन्ह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं हो सकता है। किसी बाग में थोड़े आम खराब हो सकते हैं, किसी जिले की एक बाग में आम खराब हो सकते हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य, इतनी बड़ी क्षमता उसके भीतर है कि दुनिया के किसी भी देश को आम खिला सकता है। से काफी नुकसान जो है किसानों को पिछले साल की तुलना में जो उत्पादन है आम का, इसका क्या आंकड़ा है? मैंने पहले ही अपनी बात में कहा कि मौसम के कारण थोड़ा आम का उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन कोई खास असर मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कहीं आम का उत्पादन कम हो गया हो, आम छोटा हुआ है, ऐसा थोड़ा सा, लेकिन हर जगह नहीं, कहीं थोड़ा ऐसा असर पड़ा है। तो मौसम का असर हमेशा ही फसलों पर पड़ता है, धान गेहूं पे पड़ता है, आलू मटर पे पड़ता है, तो आम पे भी पड़ना वाजिब है। क्या उनको मुआवजा किसानों को मिलेगा सर जहाँ फसल बर्बाद हुई है? इसका हम प्रयास किसानों ने कई बार उन्होंने बोला कि भाई अभी तक सर्वे तक नहीं हुआ है, हम लोगों की काफी फसलें खराब हुई हैं। ये आपका कहना हो सकता है, मैं आपके विचारों से असहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं सर्वे नहीं हुआ होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा यथासंभव सर्वे करके। मंत्री जी, लगभग कितनी प्रजातियां हैं आपके आम महोत्सव? लगभग 800 से अधिक प्रजातियों के प्रदर्शन हमारे यहाँ लगाए गए हैं, जो राज्य के लोगों के लिए उपलब्ध है। मंत्री जी, पीएम किसान फसल योजना के अंतर्गत बागवानी को नहीं लाया गया है, जबकि मैनपुरी से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पे शिक्षा विभाग में कार्यरत एक महिला शिक्षिका ने अपने ही पति और ससुराल पक्ष पर क्रूरता और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता आज न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और अपना दर्द बयां किया। शिक्षिका का आरोप है कि शादी के बाद ही अतिरिक्त दहेज में गाड़ी की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला ने बताया कि पति ने उसका मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम पासबुक और चेकबुक अपने कब्जे में लेकर उसकी पूरी सैलरी निकाल ली। इतना ही नहीं, उसने नाम से करीब 18 लाख रुपए का लोन लेकर कथित तौर पर उसे संपत्ति उसकी सास के नाम करा दी गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 16 मई को उसके साथ मारपीट की गई, इसमें उसे गंभीर चोटें आई और उसका 3 महीने का मासूम बच्चा भी उसे छीन लिया गया। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पीड़िता का कहना है कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। पत्र लेके आई है, क्या है पूरा मामला? मामला दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और 3 महीने का बच्चा छीन लेने के संबंध में है सर। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। शादी को सर 2 साल हुए हैं, हम भी बेसिक शिक्षा विभाग में हैं, हस्बैंड भी बेसिक शिक्षा विभाग में हैं। शादी के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन आए दिन हमसे अतिरिक्त दहेज की मांग में एक गाड़ी की मांग करने लगे। सास कुसुमा देवी, ननद संगीता, रिंकी जो विवाहित हैं, वो भी मायके में ही रहती हैं। एक मौसी का बेटा रहता है जो मेरे हस्बैंड उन्हें पढ़ाते हैं, एक मामा की बेटी रहती है उसको भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने 2 साल से
मेरी सैलरी निकाल रही हैं। एटीएम, बैंक पासबुक, चेकबुक सारा कुछ उन्हीं के पास था। मेरे पास 2 साल से कोई फ़ोन नहीं था, कोई सिम कार्ड नहीं था। मेरे ऊपर 18 लाख का लोन कराया गया मेरे पर्सनल खाते से। जो प्रॉपर्टी खरीदी गई वो अपनी माँ मेरी सास कुसुमा देवी के नाम कराएगी। मेरा 3 महीने का बच्चा है। 16 मई को मेरे साथ मारपीट की गई है। ससुराल वालों और पति ने मिलकर मेरा कान फटा, कुंडल खींचे। उसमें मेरे 3 महीने का बच्चा मुझसे छीन लिया गया और मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया गया। अब क्या कहते हैं हम लोग? कोई बात नहीं होती, परामर्श केंद्र पे बुलाए, नहीं आए। आपने मुकदमा दर्ज कराया था कोई? हमने मुकदमा FIR हुई है, पर अभी तक उस पर पुलिस प्रशासन कह रही है कि मतलब विवेचना चल रही है। मेरा 3 महीने का बच्चा है, 20 दिन हो गए। बच्चा पति के पास है। आप लेने जाती हैं, क्या कहता है? 16 मई से मेरे बच्चे को नहीं देखा है। हमें ये भी नहीं पता है बच्चा है भी कि नहीं है। पति के को फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते नहीं है। मीडिएशन सेंटर पे बुलाए, नहीं आए। परामर्श केंद्र महिला थाने पे बुलाए, नहीं आए। अभी तक मेरे बच्चे का कोई पता नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? मुझे मेरा बच्चा मिल जाए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। आगरा के संजय प्लेस स्थित जीजी हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स डे के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जीजी हॉस्पिटल के संचालक और वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरिंजय जैन द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अरिंजय जैन ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि रक्तदान एक महादान है जिसमें कोई जीवन बचा सकता है और कई जीवन बचाए जा सकते हैं। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शैक्षणिक रूप से रक्तदान किया। सुनिए क्या कुछ कहा डॉक्टर अरिंजय जैन ने। सभी चिकित्सकों को, सभी बुद्धिजीवियों को, समाज के सभी लोगों को, जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये चिकित्सक दिवस कहीं ना कहीं एक चिकित्सकों के सम्मान का दिवस है। उनके द्वारा समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको कर्तव्य परायणता का बोध कराने का दिवस है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये चिकित्सक दिवस के दिन ऐसे समाज कल्याणी कार्य हर अस्पताल में होते हैं जिससे चिकित्सकों के और मरीजों के प्रति बॉन्डिंग मजबूत हो। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो लगातार कमज़ोर होती जा रही है वो सुदृढ़ हो। आज रक्तदान शिविर किया है, उसके पीछे की क्या वजह है? लेकिन लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं कि रक्तदान करने से शरीर कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, रक्तदान शिविर का आयोजन ये श्री राम चैरिटेबल ब्लड, काफ़ी लोगों ने अपना रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान किया है। रक्त एक जीवन बचाता है। जब कभी कोई दुर्घटना होती है या कोई गंभीर रोग होता है जहाँ पर ब्लड की आवश्यकता होती है, वहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जीवन प्रदान करता है। वैसे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके कुछ मानक हैं। रक्तदान कौन कर सकता है? हर व्यक्ति का रक्त नहीं लिया जा सकता। उसके लिए कई सारे वायरल टेस्ट की स्क्रीनिंग होती है, बॉडी वेट है, सामान्य स्वास्थ्य है, रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, कई सारी चीज़ों को हम लोग चेक करके किसी का रक्तदान के लिए उसको एलिजिबल मानते हैं। ये जो भ्रांति है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, ये भ्रांति तो पूर्णतः निराधार है और इस पर हम लोगों को सजगता से कार्य करना पड़ेगा जिससे रक्तदान को लेकर के ये मिथ खत्म हो। आपने आज शिविर लगाया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? अभी तो शिविर ऑन गोइंग है, 25 से अधिक ट्रांसफ्यूजन हो चुके हैं, बाकी अभी तो ऑन गोइंग है। जब तक लोग आएंगे तब तक शिविर रहेगा। लखनऊ से साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां सीमेंट बिल्डिंग में चल रहे एक कथित इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की है। जांच में सामने आया है कि यह कॉल सेंटर दरअसल साइबर फ्रॉड का अड्डा था, जहां से कथित तौर पर करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान 40 नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों समेत कुल 119 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके से बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस कॉल सेंटर में चयन के लिए 5 राउंड का इंटरव्यू होता था और वहां 3 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम किराया भी चुकाया जाता था। अगली खबर कानपुर से है, जहां यूपी-टीईटी 2026 परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से कराई जा रही है। शहर के 32 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें करीब 70,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई, जिसके पहले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच, मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली गई और दस्तावेजों का मिलान किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर
रुमाल तक भी जांच की गई, जिसमें अभ्यर्थियों में सख्ती का माहौल देखने को मिला। कानपुर से इस वक्त के बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। गौरव भाई है हमारा छोटा है। कब सेना भर्ती हुई? ये 2022 में है। अभी लास्ट ईयर कब आएंगे? ये आया 18 तारीख को। आप पीएलडी जो बता रहे कुछ मैदान में भर्ती हुई, तो उससे पहले हालत कैसी हालत हुई? जी मैं ये मार्केट के लिए आया था गवांग से, तो उसके बाद पता चला यहाँ से फोन पहुंचा इसको कुछ हो गया, तो हम लोग वहाँ से घर से स्कूल लेने के लिए आए। तो हालत ज्यादा गंभीर थी, पहले हम यहाँ मैनपुरी में लेके आए, उसके बाद सैफई रेफर कर दिया, सैफई के बाद फिर मेदांता हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। क्या हुआ ये नहीं पता लगा? ये नहीं पता चला, गया था कुछ भी पता नहीं, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या हो गई? कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, शरीर टूट रहा था बहुत। ये मेदांता ले गए? जी। ये कब खत्म हुआ? ये हुआ है कल सुबह 4 बजे। किस गांव के रहने वाले? अम्माज गांव के। तो ये थी आज प्रदेश की वो बड़ी खबरें जो दिन भर प्रदेश में तहलका मचाई रखी। और भी देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहलका इंडिया न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।